India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। महिला संपत्ति अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा, देखभाल की जा रही है पत्नी आजीवन संपत्ति की पूर्ण मालिक नहीं। 50 साल पुराने मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द। भगोड़ों कारोबारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी सलाह। कहा, अगर पैसा लौटाने को है तैयार तो क्यों ना हो देश वापसी। लंबित आपराधिक कार्रवाई रद्द हो, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में लगेंगे कई वर्ष। पुर्तगाल वापस भेजने का अनुरोध वाली अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दस्तावेज दाखिल करने का दिया समय। 1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट में दोषी है सलेम। कासगंज हिरासत में मौत मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। कहा, कल तक हलफनामा दायर हो, नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। India Legal presents Courts Roundup. उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं की संपत्ति पर हक मामले में कहा कि अगर कोई हिंदू पुरुष जो खुद से अर्जित की गई संपत्ति का मालिक है, यदि वो वसीयत में अपनी पत्नी को सीमित हिस्सेदारी देता है तो इसे संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं माना जाएगा, बशर्ते वो अपनी पत्नी की देखभाल और अन्य शर्तें पूरी करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त परिवार में रह रहा कोई व्यक्ति अगर वसीयत किए बिना मर जाए तो उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का हक होगा। बेटी को अपने पिता के भाई के बेटों की तुलना में संपत्ति का हिस्सा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 लागू होने से पहले हुए संपत्ति के बंटवारे पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्व अर्जित संपत्ति का मालिक कोई हिंदू पुरुष अपनी पत्नी को एक सीमित संपत्ति देने वाली वसीयत करता है और अगर उसकी पत्नी की रखरखाव समेत सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है तो वो हमेशा के लिए वसीयत की गई संपत्ति की पूर्ण मालिक नहीं बन सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने 50 साल पुराने मामले में ये फैसला सुनाया। साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हरियाणा के जुंडला गांव निवासी तुलसीराम ने 15 अप्रैल 1968 को वसीयत की थी। अगले साल 17 नवंबर 1969 को उसकी मौत हो गई थी। तुलसीराम ने अपनी अचल संपत्ति को 2 भागों में बांट दिया था। उसने वसीयत में अपनी पहली पत्नी से बेटे और दूसरी पत्नी के नाम आधी आधी संपत्ति कर दी थी। इस बंटवारे में भी अंतर था। उसने अपने बेटे को तो अपनी आधी संपत्ति का पूर्ण मालिक बनाया था, लेकिन पत्नी के नाम सीमित संपत्ति की थी ताकि जीवन भर उसका भरण पोषण होता रहे। तुलसीराम ने ये भी कहा था कि उसकी दूसरी पत्नी के निधन के बाद पूरी संपत्ति पर उसके बेटे का हक होगा। पीठ ने कहा कि इसलिए रामदेवी से संपत्ति खरीदने वालों का भी संपत्ति पर कोई हक नहीं है। उनके पक्ष में बिक्री के दस्तावेज को कायम नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि वसीयत के मुताबिक रामदेवी को सीमित वसीयत के रूप में मिली संपत्ति को बेचने या दूसरे के नाम हस्तांतरण करने का हक नहीं है। संपत्ति के उत्तराधिकारी के मामले में उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ में उत्तराधिकारी के नियम लागू होते हैं। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति 2 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की वो संपत्ति होती है जो उसमें स्वयं अर्जित की हो और दूसरी प्रकार की वो संपत्ति है जो उसे पैतृक रूप से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना पुष्टिकरण के सिर्फ मृत्यु से पहले बयान के आधार पर ही दोष सिद्ध हो सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि अगर कोर्ट संतुष्ट है कि मृत्यु से पहले के बयान सही और स्वैच्छिक हैं, तो वो बिना किसी पुष्टि के सजा का आधार बन सकती है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज हत्या के आरोपी की दोष सिद्धि को बहाल करते हुए इस प्रकार कहा। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु से पहले के बयान पर भरोसा किया और ये भी माना कि आरोपी की ओर से बचाव में कहा गया कि मृतक ने खुद पर मिट्टी का तेल डाला था। ये रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने मौत के बयान पर भरोसा करने से इनकार करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान में आरोपियों का विशेष रूप से नाम है और ये विशेष रूप से कहा गया है कि उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डाला है। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट एसडीएम के खिलाफ किसी भी आरोप के संबंध में कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है, वो पक्षपाती था। पीठ ने तब इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या किसी पुष्ट साक्ष्य के अभाव में केवल मृत्यु पूर्व बयान आधार पर दोषी सिद्धि हो सकती है। अदालत ने कहा कि कुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित सिद्धांतों को उन परिस्थितियों के रूप में निर्धारित किया है जिनके तहत मृत्यु पूर्व बयान को बिना पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में भी मृतक ने कहा कि उसके ससुर ने उसे मारने के इरादे से उस पर डंडे से हमला किया था। कोर्ट ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े पैसे लौटाने को तैयार हैं, तो क्यों ना उन्हें भारत वापस लाया जाए। उनके खिलाफ जारी सभी क्रिमिनल मामले वापस लेने पर विचार किया जाए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश ने कहा कि इन जैसे दर्जनों भगोड़ों कारोबारियों को स्वदेश वापस लाने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां सालों से मेहनत कर रही हैं। इसके बावजूद इनके वापस लौटने की 100% संभावना नहीं है। ऐसे में अगर ये कारोबारी बैंकों के पैसे वापस करने को तैयार हैं, तो क्यों ना पैसे वापस लेकर उनके खिलाफ जारी तमाम मामलों को वापस ले लिया जाए। भगोड़े कारोबारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि आप दुनिया भर में कई लोगों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। यहाँ वो पैसे वापस करने की पेशकश कर रहा है, इसलिए कुछ आपराधिक कार्यवाहियों पर रोक लगाई जा सकती है और उन्हें वापस आने की अनुमति दी जा सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि कानूनी कार्यवाही में कई वर्ष लगेंगे और एजेंसियां भगोड़े व्यवसायियों को वापस लाने के अपने प्रयास में सफल हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसे में अगर भगोड़े कारोबारी पैसे लुटाने पर सहमत हैं, तो सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। इस पर भी विचार किया जा सकता है कि देश वापसी पर उनकी गिरफ्तारी न हो। ये सुझाव हेमंत एस हाथी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो स्टर्लिंग समूह के प्रमोटरों के साथ बैंक ऋण के माध्यम से कथित तौर पर 14,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में वांछित हैं। सभी आरोपी भारत से भाग गए हैं और विदेश में रह रहे हैं। उनके अलावा भगोड़े कारोबारियों में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे कुछ और लोग भी हैं, जो हजारों करोड़ का घोटाला या हेराफेरी करके कानून के शिकंजे से बचने के लिए भारत से भाग गए हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी भारतीय एजेंसियां उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है। हेमंत हाथी ने पैसे वापस करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वापस आने पर एजेंसी द्वारा मुकदमा चलाए जाने और परेशान किए जाने से सुरक्षा की मांग की।
उन्होंने कहा कि उनकी कुल बकाया राशि 1500 करोड़ रुपए से कुछ अधिक है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए बैंकों को चुका दिए गए हैं और 900 करोड़ रुपए की बकाया राशि वापस करने का आश्वासन दिया है। पीठ ने ये भी समर्थन किया कि राशि सरकार द्वारा स्वीकार की जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, अगर भगोड़े कारोबारी पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना उन्हें भारत लौटने देने और उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाहियों को रोकने पर विचार किया जाए। सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर वो लौटते हैं तो वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने हाथी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को आगे न बढ़ाने को लेकर आपत्ति व्यक्त की। अगर भगोड़ा आर्थिक अपराधी वापस आता है और पैसे वापस करता है तो उसे 3 मोर्चों पर राहत देने पर विचार किया जाए। उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए। उसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और आपराधिक मामले में उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी चोरी के आरोपी को ये कहते हुए जमानत दे दी कि अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। दरअसल आरोपी पर 64 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने का आरोप है और उसने लगभग 50% सजा पूरी कर ली है। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने 26 अप्रैल 2021 को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर SLP पर विचार करते हुए जमानत दी। अपील की अनुमति देते हुए परेश नथालाल चौहान बनाम गुजरात राज्य और अन्य में पीठ ने कहा, मामले में परिप्रेक्ष्य में हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पहले से ही 25 महीने तक हिरासत में रखा जा चुका है, जब उसे अधिकतम 5 साल के लिए सलाखों के पीछे भेजा गया है। ये 50% सजा काट चुका है। शिकायत दर्ज की गई है। अपीलकर्ता के वकील ने इस तथ्य पर जोर दिया कि जीएसटी की चोरी से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही एक तलाशी अभियान से पहले हुई थी, जहां संबंधित अधिकारियों ने महिला सदस्यों के साथ 1 सप्ताह से अधिक समय तक घर पर कब्जा कर लिया था। आगे तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता कुल 5 साल की अवधि में से 25 महीने के लिए हिरासत में है, जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई थी। शिकायत दर्ज होने के बावजूद जांच लंबित बताई गई। वकील ने कहा कि अधिकारी का प्रयास उसे कार्रवाई शुरू करने के लिए सबक सिखाने का था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश दिए गए। राज्य द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे पर अपीलकर्ता के वकील द्वारा अदालत का ध्यान भी आकर्षित किया गया, जहां अधिकारी के खिलाफ आरोप है कि उसने घोटाले के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक गोपनीय जांच अभी भी चल रही है। दूसरी तरफ ASG SV राजू ने आदेश का बचाव करते हुए कहा कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक आदतन अपराधी है जो पहले के प्रावधान के अनुसार कानून के उल्लंघन में लिप्त है। पीठ ने अपीलकर्ता को भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल न होने के लिए सावधान रहने का निर्देश देते हुए जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि कुछ कार्यवाही अभी भी लंबित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबू सलीम को उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। इस याचिका में दावा किया गया था कि उसकी नजरबंदी अवैध थी। बता दें कि 1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट मामले में अपनी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भवानी की पीठ ने कहा कि सलेम के वकील को उस फैसले की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को रिकॉर्ड में रखना चाहिए जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, ताकि ये दिखाया जा सके कि उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है। फिलहाल पीठ ने मामले को 14 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और सलेम को प्रतिनिधित्व करने वाले वकील S हरिहरन को संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने की भी अनुमति दी है। पीठ ने सलेम के अधिवक्ता S हरिहरन को संक्षिप्त लिखित दस्तावेज दाखिल करने की भी अनुमति दी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी लापता या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने का निर्देश देने के लिए दाखिल की जाती है। अबू पीठ सलेम की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें भारत में उसकी हिरासत को अवैध घोषित करने और संधि की शर्तों को देखते हुए इसे पुर्तगाल वापस भेजने का अनुरोध किया गया है। सलेम के वकील ने उसकी हिरासत रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि प्रत्यक्षीकरण विभिन्न आश्वासनों पर किया गया था,
जिनका उल्लंघन किया गया है और उनकी हिरासत अवैध है। उन्होंने कहा कि सलेम को अतिरिक्त आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया है जो संधि का हिस्सा नहीं थे। याचिका में ये भी कहा गया है कि सलेम को 2002 में प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वो जेल में बंद है। उच्चतम न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2021 को हत्या के मामले में सलेम को जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन और उनके चालक मेहदी हसन की हत्या मामले में सलेम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज कस्टोडियल डेथ मामले में सुनवाई करते हुए कासगंज के पुलिस अधीक्षक से कहा कि अगर कल तक हलफनामा दायर नहीं किया गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पीड़ित के पिता चांद मियां द्वारा याचिका दायर की गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को 2 से 3 फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। दरअसल न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य से पूछा कि इस मामले में आज तक हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया, जबकि सुनवाई की आखिरी तारीख को अदालत को बताया गया था कि हलफनामा तैयार हो गया है और जल्द ही दायर किया जाएगा। कासगंज हिरासत में मौत के पीड़ित अल्ताफ के पिता की ओर से दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर 2021 को गुरुवार को कासगंज के पुलिस अधीक्षक से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता द्वारा सीबीआई जांच और अल्ताफ के शरीर की एक और पोस्टमार्टम की मांग वाली याचिका पर टिप्पणी की। अगर कल तक एसपी का हलफनामा दायर नहीं किया जाता तो हम अनिवार्य रूप से भारी जुर्माना लगाएंगे, क्योंकि ये मामला हिरासत में मौत से संबंधित है। अल्ताफ 9 नवंबर को पुलिस स्टेशन में मृत पाया गया था। पुलिस ने दावा किया कि उसने अपने जैकेट के हुड से एक शौचालय में पानी के पाइप से लटकर खुद को फांसी लगा ली। उक्त पाइप जमीन से 2 फीट की ऊंचाई पर ही था। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के गायब होने के आरोप में 22 वर्षीय अल्ताफ को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि लड़की को बाद में कासगंज रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया था। अल्ताफ की मौत के मामले में कासगंज थाने में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यूपी के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में हुई मौत की विभागीय जांच और मजिस्ट्रेट जांच एक साथ की जा रही है। मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अदालत के समक्ष चांद मियां और साथ ही उनके तत्काल याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक रूप से मामले की जांच के लिए कोर्ट मॉनिटरिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की है। साथ ही इस मामले में शामिल रहे सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में एक महिला समेत 2 हत्या के दोषियों की उम्र कैद की सजा रद्द करते हुए कहा कि 99 अपराधी भले छूट जाए लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत पारित दोष सिद्धि के 2012 के आदेश के खिलाफ हत्या के 2 दोषियों द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। सूचना देने वाले छोटे भाई नरेंद्र सैनी की कथित रूप से हत्या करने के आरोप में इंद्रभान सिंह सैनी ने 4 जनवरी 2006 को 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि मृतक अपने घर के सामने खड़ा था जब पिंकू, सोनू, मोनू मौके पर पहुंचे और पिंकू ने मारने के इरादे से मुखबिर के भाई पर लाइसेंसी राइफल से गोली चला दी। ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मूल्यांकन के बाद और रिकॉर्ड पर साक्ष्य का मूल्यांकन करने और मामले की योग्यता की जांच के बाद दोष सिद्धि का फैसला सुनाया और उपरोक्त 2 अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 304 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता पिंकू उर्फ जितेंद्र को भी आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ साथ जांच अधिकारियों के बयान विरोधाभासी हैं, उनमें बहुत भ्रम और अनियमितता है और उस पर भरोसा करना कठिन है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.